स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंदर अपना पहला चैप्टर था राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, तीन बेसिक जो अपने सामने डिस्प्यूट्स आई थी राष्ट्र निर्माण के, वो हमने देखी थी। कौन कौन सी थी? अगर हम थोड़ा सा पाठ के पहले देखते हैं इस अध्याय के अंदर क्या क्या है तो देखिए। पहला क्या है कि पहले हमें आजादी तो मिली, आजादी हमें कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी तो मिली, लेकिन इसके साथ साथ में आजादी के साथ साथ में हमें क्या मिला था? एक तो मिला हमें बंटवारा। क्या मिला? बंटवारा। दूसरा, एक जो धर्मनिरपेक्ष भारत की हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इसके खंडित होने की संभावनाएं बढ़ गई। और तीसरी एक जो चीज और मिली वो हमें मिली थी हिंसा। और इसके साथ साथ एक और हुआ था विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम सिंपली अब कहें कि आजादी के साथ साथ इन चीजों का दुख भी हमें झेलना पड़ा था। पहला बंटवारा हुआ था देश का, दो भागों में बंटा था। पहले ब्रिटिश रूल्ड था, पहले क्या था? ब्रिटिश इंडिया था, ये ब्रिटिश इंडिया। और बाद में इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो भारत में और एक पाकिस्तान में। तो सबसे पहली जो चुनौती थी वो तो ये थी राष्ट्र निर्माण में कि आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ साथ हमें चार चीजें और मिली। पहली कौन सी? एक तो बंटवारा हुआ देश का, दूसरा धर्मनिरपेक्षता पर आंच आने लगी, तीसरा हिंसा हुई, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और चौथा विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद में दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको मिलाना, देसी रियासतों का एकीकरण। और वो भी कहां पर? भारत में करना। कुल मिलाकर के अगर सिंपली हम कहें तो देसी रियासतें हमारे यहाँ पर कितनी थी? 565 देसी रियासतें थी भारत के अंदर। टोटल भारत के अंदर 565 देसी रियासतें थी। और वो 565 रियासतें, ऐसा नहीं है कि मतलब भारत के अंदर थी। उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया था, मैंने बताया। भारत और पाकिस्तान तो बाद में बना है। तो टोटल 565 रियासतें हैं। इन 565 को भारत के अंदर शामिल करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि राजा महाराजाओं को एक देश बनाने के लिए, एक संघ बनाने के लिए अपने आप में चुनौती थी कि उनको कैसे शामिल किया जाएगा। एक व्यक्ति जिसने आज तक शासन किया है वो खुद राजा है। मान लो हम बात करें मेवाड़ की, राजस्थान के अंदर पड़ती थी उस टाइम में मेवाड़ रियासत। मेवाड़ का जो राजा है आज तक वही सब कुछ जैसा वो चाहे वैसा हो रहा था। अब वो क्यों चाहेगा कि मेरे अधिकार दूसरे के हाथ में चले जाए और मैं किसी और के अधीन काम करूं? चाहेगा वो ऐसा? वो कभी नहीं चाहेगा वो ऐसा। खुद की रियासत, खुद का राज्य कोई भी खोना नहीं चाहता। और उसके बाद में जो इंटरनल बाउंड्रीज थी, इंटरनल बाउंड्री, उनको डिक्लेयर करना। इंटरनल बाउंड्री का मतलब है कि राज्य की सीमाएं तय करना, अंदरूनी सीमाएं, राज्य की सीमाएं या अंदरूनी सीमाएं, देश के अंदरूनी जो सीमाएं थी उनको तय करना। और वो भी किस आधार पर? भाषाई आधार। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। 1920 के अंदर नागपुर का एक कांग्रेस अधिवेशन होता है। 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में, ये मैं थोड़ा सा पहले जिक्र कर दे रहा हूं। ये इस नागपुर अधिवेशन के तहत क्या होता है कि सभी के सभी ये कहते हैं, एक मत थे कहीं ना कहीं कि देश के जो अंदर राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे? भाषाई आधार पर अलग अलग बनाएंगे। अब भाषाई आधार पर अलग अलग बनाने का मतलब है कि अगर कोई तमिल बोलने वाले हैं उनका एक स्टेट बना दिया जाए, जो पंजाबी बोलने वाले हैं उनका एक अलग स्टेट बना दिया जाए, जो राजस्थानी बोलने वाले हैं उनका एक अलग स्टेट बना दिया जाए, गुजराती बोलने वाले हैं उनका एक अलग स्टेट बना दिया जाए। तो भाषा के आधार पर राज्य तय किए जाए, भाषा के आधार पर क्या तय किए जाए? राज्य तय किए जाए। अब देखो, मैंने पढ़ा चुका हूं पहले कि नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या है। हमारा देश आजाद हुआ था 14 और 15 अगस्त, मिडनाइट को, मध्यरात्रि को। दो देशों में बंट गया, एक भारत में और एक पाकिस्तान के अंदर।
अब नए राष्ट्र के अंदर चुनौतियां क्या क्या आ रही है? पहली तो चुनौती ये इन सब चीजों को कंट्रोल करना। आजादी मिली है तो बंटवारा भी हुआ है, उसको भी देखना है, धर्मनिरपेक्षता खंडित ना हो उसको भी देखना है, हिंसा जो हो रही है उसको भी कंट्रोल करना है, विस्थापन जो हो रहा है उसको भी रोकना है, देशी रियासतों का एकीकरण है उसको भी देखना है, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा, एक राज्य की जो इंटरनल सीमाएं हैं, अंदरूनी जो सीमाएं हैं, राज्य जो डिक्लेयर करने हैं उनको भी देखना है। तो देखो, जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम में नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी ने संविधान सभा की विशेष सत्र जो था, संविधान सभा को एक भाषण दिया था। उस टाइम में संविधान सभा को संबोधित किया था, उसको बोला गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, या भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य वधु यहाँ पर क्या है कि हमने जो सपना लिया हुआ था इंडिया को आजाद करवाने का, उससे हमारी भेंट हुई है आज बहुत लंबे टाइम के बाद में। हालांकि हम कहते हैं कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में थी, तो उसके भी ठीक 100 साल बाद में, यानी लगभग 90 साल हो गए। 1947 1857 से 1947 के अंदर 90 साल हो गए, तो 90 साल बाद हमें आजादी मिली। तो उसके बाद में जो संविधान सभा के अंदर जो विशेष सत्र को संबोधित किया था उसको किस नाम से जाना गया था? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया था। एक चीज और ध्यान कर लेना, यहाँ पे पाठ कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आप ही को लिखने हैं, आप ही लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन ये ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूं। अब देखिए, हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है वो किस चीज का इंतजार कर रही है? आजादी का। हिंदुस्तान की जनता किसका इंतजार कर रही है? आजादी का। अब आजादी तो मिली और साथ में हमें क्या मिल गया? एक और चीज मिल गई, क्या मिला? बंटवारा भी मिल गया। जो चीज मिलनी चाहिए वो तो मिली, लेकिन किसके साथ में मिली? बंटवारे के साथ में मिली। देखिए इसमें दूसरे कार्य में लिखा है, हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला, दो चीजें सब लोग चाहते थे। पहला तो क्या है कि लोकतांत्रिक कायम हो, लोकतंत्र कायम किया जाए। दो बातों पर सारे के सारे लोग सहमत थे कि राजतंत्र को समाप्त किया जाए। राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर पता है ना? राजतंत्र का मतलब राजाओं का राज और लोकतंत्र का मतलब जनता का राज। तो वो चाहते थे सभी के सभी कि कौन सा राज होना चाहिए? यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र कायम होना चाहिए। और दूसरा क्या था, जो भी सरकार है वो जनहित के काम करेगी। कौन से काम करेगी? जनहित का मतलब जनता के हित में काम करेगी, सभी के भले के लिए काम करेगी। इन दो चीजों पर सबकी सहमति बन गई थी। इन दो चीजों पर सहमति बनना अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि राजाओं को एक करना, जैसे मैंने अभी बताया, मेवाड़ का उदाहरण दिया, तो राजाओं को एक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तो आगे और चीजें बढ़ेंगी और चीजें बिगड़ेंगी, और ये कोई आसान काम नहीं है। आजाद हिंदुस्तान का जन्म इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच में आजाद हुआ था वैसा किसी भी देश के साथ में नहीं हुआ था। वैसा कोई भी देश आजाद ही नहीं हुआ था अपने आप में। यानी आजादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। अब तक हमने पढ़ाई 14 और 15 की मध्य रात्रि को देश आजाद हुआ है, लेकिन बंटवारे के साथ में आजाद हुआ है। सन 1947 का साल जो है वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। मैंने पहले बताया कि आजादी मिली, बंटवारे के साथ में हिंसा और विस्थापन ये दोनों भी साथ साथ में हुए। अभूतपूर्व हिंसा हुई, विस्थापन जो था, डिस्प्लेसमेंट जो था, वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट था 1947 का। ये जो विस्थापन है ना 1947 का, ये अब तक का मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञात विस्थापन है। इतनी अधिक मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कभी नहीं हुए जो अब तक हमें ज्ञात है। देखिए अगले पेज पे आपको दे रखा है द हिंदुस्तान टाइम्स, एक न्यूज़पेपर दे रखा है, एंड ऑफ 200 ईयर ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ये उस दिन का अखबार है
जिसकी कटिंग इस बुक के अंदर लगाई हुई है। एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो 200 साल पुराना ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, वो समाप्त हो गया है। 3 चुनौतियां क्या करती है हमारे सामने? पहले महात्मा गांधी ने 14 अगस्त को कहा था कि कल का दिन हमारे लिए खुशी और गम दोनों का दिन होगा। महात्मा गांधी ने 1947 में साइड में कोट दे रखा है ना, कोट दे रखा है कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने कही थी ये बात कि कल हम अंग्रेजी राज से मुक्त हो जाएंगे। कल यानी 15 अगस्त को हम मुक्त हो जाएंगे। ये बात कब कही जा रही है? 14 अगस्त को बोली जा रही है कि हम मुक्त तो हो जाएंगे अंग्रेजी राज से, लेकिन देश का बंटवारा भी हो जाएगा। देखो अब हमारे सामने 3 चुनौतियां क्या है वो देखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली जो चुनौती थी वो तो ये थी कि राजतंत्र को समाप्त किया जाए। किसको समाप्त किया जाए? राजतंत्र को खत्म करके इसकी जगह क्या लाया जाए? लोकतंत्र लाया जाए, जो कि अपने आप में बड़ी चुनौती थी। तो सबसे पहली और अगर कोई चुनौती थी कि पहली और तात्कालिक चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यानी राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र कायम किया जाए। दूसरा, भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए। भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए। और एकता के सूत्र में बांधा जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भारत को एक कर लो, नहीं। जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी धर्मों का आदर किया जाए। जो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उसका वो पालन करे, लेकिन इससे उसकी नागरिकता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यानी जितनी भी विविधताएं हैं, विविधताओं से युक्त भारत का एक निर्माण किया जाए। विविधताओं युक्त भारत का निर्माण। क्योंकि अभी जब देश आजाद हुआ है तो उस टाइम में कौन ऐसा है धर्म है जो भारत के अंदर नहीं है? आज भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे उस टाइम में भी सारे थे। उस टाइम में भी सारे लोग थे। तो वो ये चाह रहे थे कि भारत के अंदर सभी धर्मों का आदर हो, उसका पालन हो। जो व्यक्ति चाहे उस धर्म का पालन करे। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही धर्म का पालन करना है, नहीं। वो चाहे उस धर्म का पालन करे। कुल मिलाकर के विविधताओं से युक्त जो भारत आज खड़ा है उसी भारत को एकता के सूत्र में पिरोना है। उसके बाद में यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे। मैंने बताया गुजरात में गुजराती आज भी बोली जा रही है। गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है, बांग्लादेश में, इधर पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा ज्यादा बोली जा रही है। कोलकाता साइड में अपने यहाँ पे राजस्थानी बोलते हैं। हालांकि राजस्थानी को अभी तक किसी राज्य भाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषा बोली जा रही है। और उसमें भी संस्कृति भी अलग अलग थी। क्या आज हमारा राजस्थान का भी कल्चर एक है क्या? अगर मैं अकेले राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की संस्कृति एक है। राजस्थान में भी अगर हम मान लो देखेंगे कि शादी का कल्चर देखेंगे तो वो भी समाज के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है ना। उसके भी कल्चर अलग अलग हो जाते हैं। जो शादी के रीति रिवाज किसी एक समाज के अंदर है वो किसी दूसरे समाज के अंदर आमतौर पर नहीं पाए जाते। थोड़े से उनके अंदर डिफरेंसेस रहेंगे, थोड़े से बदलाव उसके अंदर होते रहते हैं। तो अलग अलग बोली बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति अलग है। तो उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि इतनी विविधताएं एक साथ हो। धर्म अलग अलग है, उनका पालन कोई चाहे वो कर सकता है। उसके बाद में उनकी संस्कृति अलग अलग है, उसके बाद में उनकी भाषा जो है वो अलग अलग है। तो विविधता अपने आप में बहुत ज्यादा हो गई। और आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इतनी विविधताओं से भरा हो और एक ही देश हो। भारत अपने आप में उस टाइम महादेश था। आज भी महादेश ही, क्योंकि इतना बड़ा है ही।
भारत अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ महादेश कहलाता है। देश के विभाजन के साथ ही लोगों के मन में समाई हुई आशंका एक तरीके से सच साबित हो गई। भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे कि ऐसा करने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा भारत या बाकी देशों को तिलांजलि देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता सवाल यह था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि मान लो यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, ये जो क्षेत्र है अलग अलग, इसकी अखंडता को, इसको एक कैसे किया जाए, इन सबको इसको कैसे हासिल किया जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। हम महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ बढ़ेंगे तो एक एरिया ऐसा आएगा जहां पर मराठी बोलने वालों की तादाद कम होती जाएगी और गुजराती बोलने वालों की तादाद ज्यादा होती जाएगी। बॉर्डर आ जाएगा ना एक तरीके से। मान लो इधर से इधर आ रहे हैं, इधर गुजरात है और इधर महाराष्ट्र है, तो इधर से इधर बढ़ेंगे तो बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते एक जगह ऐसी आ जाएगी कि वहां पर हमें गुजराती लोग ज्यादा मिलने लग जाएंगे और मराठी बोलने वाले कम लोग मिलने लग जाएंगे। तो क्षेत्रीय अखंडता को कायम कैसे किया जाए, ये बॉर्डर को डिक्लेयर कैसे किया जाए, उस टाइम के अंदर ये था, यानी राज्यों को बांटा कैसे जाए। दूसरी, लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। मैंने कहा कि राजतंत्र को समाप्त करना और लोकतंत्र को कायम करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। उसके बाद में एक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन करना, विकास की अवधारणा, और एक ऐसी अवधारणा लेकर के आना कि जिससे सभी का भला हो, जिससे सबका भला हो, यानी एक व्यक्ति विशेष का, एक वर्ग विशेष का, एक समाज विशेष का भला नहीं होना चाहिए, इससे सबका भला हो, मतलब आम जनता को इससे फायदा होना चाहिए, आम जनता को इससे फायदा होना चाहिए। एक ऐसा विकास की जो अवधारणा है, ऐसे विकास की अवधारणा हमें प्रतिपादन करनी थी। तीसरा देखिए, तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में ये बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती थी आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की। यानी आज भी संविधान के अंदर अगर हम देखेंगे, आज भी संविधान को जब हम पढ़ते हैं, संविधान को जब हम देखते हैं, तो उसके अंदर एक लाइन स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है कि आप किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, समानता का व्यवहार करना है उसके साथ में। इसके अंदर में लिखा है ना, ये बात साफ संविधान में भी ये बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में एक वर्ग ऐसा था जिसके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसको समाज अपने बराबर नहीं मानता था। ये तो भला बाबा भीमराव अम्बेडकर का कि आप और हम साथ साथ में बैठे हैं, साथ साथ में पढ़ रहे हैं, वरना ऐसी आजादी थी ही नहीं कहीं। समाज के एक विशेष वर्ग को उसी विशेष वर्ग में रहने दिया जा रहा था। पढ़ाई उच्च कुल का एक तरीके से गहना था उस टाइम में, आज की तरह हम नहीं पढ़ पाते। आज तो हर एक व्यक्ति पढ़ रहा है, शिक्षा मूल अधिकार के अंदर शामिल हो गई है। शिक्षा मूल अधिकार है ना आज के टाइम में, 6 से लेकर 14 वर्ष तक का बालक है, शिक्षा उसका मूल अधिकार है। अगर उसको शिक्षा नहीं दिलवाई जा रही है तो वो अपना वकील करके वकील के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है सीधे सीधे। शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। उसके बाद में देखो, आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहां तक सफलता मिली। ये जो पूरी की पूरी बुक है, इसके अंदर इन्हीं सवालों को ढूंढने की कोशिश की गई। इस बुक में आजादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों का आंसर ढूंढ पाए। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है, उनका आजादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे उनका सामना किया गया। आजादी के तुरंत बाद
राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। यदि आपके पास एक राष्ट्र ही नहीं है, अगर आपके पास एक राष्ट्र ही नहीं है, देश ही नहीं है, तो क्या आप संविधान लागू कर दोगे? क्या आप राज्य की सीमाएं बना दोगे? क्या आप विविधताओं से भरे हुए देश की एकता बना लोगे? क्या आप धर्मनिरपेक्षता लागू कर दोगे? लागू करने के लिए देश तो होना चाहिए। तो सबसे पहली और बड़ी जो चुनौती थी ना, वो यही थी कि राष्ट्र निर्माण को कैसे अंजाम दिया जाए। अब उससे भी बड़ी चुनौती क्या थी? उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि जब अंग्रेज गए तो जो विभाजन करके गए, उस विभाजन का त्रास जो है, उस विभाजन का दंश जो है, वो हमने आगामी कई सालों तक झेला। आगामी काफी टाइम तक हमने उस दंश को झेला। तो विभाजन की क्या प्रक्रिया रही और उसके क्या परिणाम रहे और क्या कारण रहे, वो देखते हैं। देखो टॉपिक है हमारे पास विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन पढ़ रहे हैं। विभाजन तो हो ही गया। अब ये हुआ किस आधार पर? उस टाइम एक व्यक्ति था, सभी जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। सभी जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया था कि हम जो मुसलमान हैं उनके लिए पाकिस्तान से कम हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के ब्रिटिश इंडिया जो है उसको कितने भागों में बांटना है? दो भागों में बांटना है। जब दो भागों में बंटेंगे, अब तक तो एक ही, दो भागों में बंटा, इसको नाम दिया गया क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत। कुल मिलाकर के एक पार्टी थी जिसके सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी थी? मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग ने कहा कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत पर काम करेंगे, हम द्विराष्ट्र सिद्धांत की हम बात करेंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन इसके सामने अपोजिशन में एक पार्टी और है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वर्तमान की कांग्रेस पार्टी। इसने कहा कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर एकल राष्ट्र को मानेंगे। हम किसी भी हालत में बंटवारा नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग ने भी स्पष्ट कह दिया था कि हम पाकिस्तान से कम कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे। मुसलमानों के लिए हमें एक अलग से देश चाहिए। अंत में इस बात को माना गया, दो टुकड़े किए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दो टुकड़े हो गए देश के। अब ये दो टुकड़े हुए तो किस आधार पर हुए? सीधे सीधे मोटी मोटी बात समझ में, किस आधार पर हुए ये दो टुकड़े भारत के? धर्म के आधार पर। किस आधार पर हुए? धर्म के आधार पर। यानी मुसलमानों ने, जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने अपने लिए कौन सा मांगा? पाकिस्तान। तो सिंपली पाकिस्तान के अंदर अगर कोई धर्म है तो वो कौन सा है? मुस्लिम धर्म। उसके बाद में जो गैर मुस्लिम बचे उनके लिए क्या बोल दिया गया कि आप कहां रहो? भारत में रहो। तो संशय की स्थिति ये थी कि भारत के अंदर कुछ एक जगह ऐसी थी जहां पर मुस्लिम बहुतायत थे, वो मुस्लिम बहुल इलाका था, और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर हिंदू अधिक थे। हिंदू कह रहे हैं, गैर मुस्लिम के लोग, मतलब जो अन्य धर्मों के लोग थे, हिंदू ज्यादा थे, वो हिंदू बहुल इलाका था। अब कुछ एक जगह पाकिस्तान में ऐसी थी जहां पर हिंदू अधिक थे, वो हिंदू बहुल इलाका था, और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर मुस्लिम अधिक, मुस्लिम बहुल इलाका था। जैसे लाहौर कह लो, लाहौर आधा पंजाब आधा पाकिस्तान में आता है, तो उस टाइम में जो लाहौर था उसके अंदर पंजाबी लोग ज्यादा रहते थे और भी बहुत सारे धर्मों के लोग। अब हालत ये हो गई है कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है पाकिस्तान का,
और जो हिंदू बहुल इलाका है यानी यहाँ पर तो अल्पसंख्यक लोग हैं। जहां पर अधिकता है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब समझते हो, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो भारत में है। अल्पसंख्यक का मतलब है कि एक निश्चित आबादी से कम होना, जहां पर कोई 2-4 घर ऐसे हैं कि मतलब सारी आबादी जो मुसलमानों की है उसके अंदर 2-4 घर जो है वो हिंदुओं के हैं, या सारी आबादी हिंदुओं की है उसके अंदर 2-4 घर जो है वो मुस्लिम समाज के। ऐसी हालत जहां पर थी तो वहां पर क्या होना शुरू हो गए, अटैक, हमले होना शुरू हो गए। अब पहली बात तो ये कि लोगों को अब तक पता ही नहीं, बंटवारे की स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो पाई कि बंटवारा किस आधार पर किया गया, कैसे किया गया। जब बंटवारे की स्थिति ही स्पष्ट नहीं है तो लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि हम कहां रहे, हम भारत में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, सिंपल। उसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्तमान का, हालांकि बाद में बांग्लादेश बनता है, पहले वो भारत का इलाका था जिसको बाद में पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। उसके अंदर मुस्लिम बहुल इलाका था, वो था मुस्लिम बहुल इलाका। अब जब वो इलाका मुस्लिम बहुल है, एक तो पड़ता है भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, एक पड़ता है भारत के पूर्व में। अगर हम सिंपल गौर करके देखें तो यहां पड़ता है बांग्लादेश, और यहां ये जो एरिया है इसको छोड़ दिया जाए तो ये एरिया क्या कहला रहा है वर्तमान में, पाकिस्तान। एक तो यहां है और एक यहां है। उन्होंने तय किया कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको किस में शामिल कर दिया जाए, पाकिस्तान में, और जो गैर मुस्लिम आबादी है, जो गैर मुस्लिम इलाके हैं उनको किस में शामिल कर दिया जाए, भारत में शामिल कर दिया जाए। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनके बीच में होगा कि नहीं होगा कि हम यहां से यहां, हम हैं तो पाकिस्तान में लेकिन दूरी, तो क्या ये स्वतंत्र रह पाएगा अपने आप में? सैद्धांतिक तौर पे ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां से यहां तक कंट्रोल करना अपने आप में आसान नहीं है। तब ये लोग क्या हो गए, आज तक जो लोग भारत में थे वो घर बैठे बैठे क्या हो गए, घर बैठे बैठे क्या हो गए, विदेशी हो गए। आज हमें पता लगे यहां पर बैठे बैठे कि राजस्थान को मान लो गुजरात के अंदर शामिल कर दिया गया है, तो आज तक हम लिखते हैं जिला बीकानेर राजस्थान, फिर हम क्या लिखेंगे, जिला बीकानेर गुजरात। हमें क्या पता लगा कि हम घर बैठे बैठे हम कहां से, राजस्थानियों से सीधे क्या कहलाने लगे, गुजराती कहलाने लगे। ये हुआ ना, तो ये लोग तो घर, हमारा तो स्टेट ही चेंज करके मैंने एक उदाहरण दिया है, लेकिन ये लोग तो क्या हुए, भारत के अंदर थे, अपने ही घर में बैठे थे, और अपने ही घर में बैठे बैठे क्या हो गए, विदेशी हो। अब उससे भी बड़ी त्रासदी और आई कि जो हिंदू लोग थे, गैर मुस्लिम लोग थे, और जो मुस्लिम लोग थे उनके बीच में खाई आ गई, उनके बीच में तनाव पैदा हो गया, क्योंकि लोगों में रोष इस बात का था कि मुस्लिम समाज ने अपने लिए अलग जब पाकिस्तान ले लिया है तो वो यहां में टिकर क्या रहे हैं, वो जाए अपने पाकिस्तान में। आप अगर बुक के अंदर देखोगे तो देखिए ट्रेन दे रखी है, प्लेटफॉर्म पे जनता जो है वो भीड़ से भरी हुई है, ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन भरी पड़ी है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब सोच सकते हो हम जहां पर सोचना पसंद करेंगे ना, उससे भी बड़ी भयानक त्रासदी हुई थी उस साल में। जो भी ट्रेन जा रही है, चाहे वो भारत से जा रही है चाहे वो पाकिस्तान से, यानी दोनों तरफ से आ रही है चाहे वो जा रही है, अगर भारत से चल करके ट्रेन पाकिस्तान में गई है तो मुस्लिम के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा है, और वहां से चल करके अगर भारत में आई है तो गैर मुस्लिम के अलावा कोई मुस्लिम जिंदा नहीं बचा। ये हालत हो गई थी उस टाइम। कोई जो 2-4 लोग बचे पाकिस्तान में बचे, उनको किसी अपने पड़ोसी ने छिपा करके रखा, और यहाँ जो बचे उनको यहाँ के पड़ोसियों ने छुपा करके रखा, मुसलमानों को गैर मुसलमानों ने छुपा करके रखा, वहां पर जो मुस्लिम थे उन्होंने गैर मुसलमानों को छुपा करके रखा, हिंदुओं को छुपा करके रखा। कुछ इस प्रकार की हालत हो गई है यहाँ पर बंटवारे के अंदर। अब ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है,
अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत उस टाइम में नहीं सोचा गया कि इसका परिणाम क्या होगा, यानी सीधे सीधे कहें, एक तो होता है प्री प्लान, एक तो होता है प्री प्लान यानी सुनियोजित, एक तो होता है सुनियोजित और एक होता है अनियोजित। एक क्या होता है? अनियोजित। अगर कोई भी काम हम सुनियोजित तरीके से करेंगे, प्लान के हिसाब से करेंगे तो वो चीजें ठीक रहेगी। अगर अनियोजित तरीके से करेंगे तो क्या होगा? हालात बिगड़ेंगे। तत्कालीन सरकार क्या सोच रही है कि ये जो दंगे चल रहे हैं बंटवारे को लेकर के, जो आपसी फूट पड़ी हुई, आपसी तनाव जो चल रहा है, वो 2-4 दिनों के अंदर शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो तो अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, उसके बाद ही समाप्त हुआ था। देखो विभाजन की प्रक्रिया, फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। मैंने बताया धर्म के नाम पर पाकिस्तान और भारत 2 देश बांट दिए, इसको 2 देशों में बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभागों में और शेष हिस्सा भारत का रहेगा। मैंने यही बताया अभी तक आपको कि जो हिस्सा जिस आबादी का बहुसंख्यक है उसको उसी इलाके के अंदर मान लिया जाएगा, उसको उसी देश के हिसाब से मान लिया जाएगा। मान लो कि पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो है गैर मुस्लिम, सिख ज्यादा है, तो उसको किस में मान लिया जाएगा? भारत में मान लिया जाएगा। अब पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बहुसंख्यक मुस्लिम है, तो उनको क्या मान लिया जाएगा? उनको पाकिस्तान के अंदर शामिल मान लिया जाएगा। ये बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था, दूसरा इलाका पूर्व में। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनको जोड़ करके एक कर दिया जाए। एक इलाका पूर्व में है और एक इलाका पश्चिम में है, मैंने अभी बताया आपको। फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल हो गए, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक